शव वाहनों का एक असामान्य रूप से लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। हमेशा की तरह एक या दो गाड़ियां नहीं, बल्कि दर्जनों गाड़ियां थीं, जिनमें छोटी कारों से लेकर मिनी ट्रकों और यहां तक कि शोक मनाने वालों को ले जाने के लिए संशोधित बसों तक ने सड़क को ढक लिया था। सबसे आगे एक बड़ी सफेद फूलों से ढकी शव वाहन थी। उसकी छत पर एक गंभीर चेहरे वाले युवा की तस्वीर रखी थी। वह केंद्रीय वार्ड के पार्षद राकेश शर्मा का बड़ा बेटा था, जिसकी 3 दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसकी अचानक मृत्यु ने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया था। शर्मा परिवार ने अंतिम संस्कार का भव्य आयोजन किया था, जिसमें सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और यहां तक कि वार्ड के कर्मचारियों को भी विदाई देने के लिए बुलाया गया था। इसी वजह से गाड़ियों का काफिला असामान्य रूप से लंबा था, जिसने सड़क की तीनों लेनों पर कब्जा कर लिया था। मीरा सिंह एक युवा महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, जिसे हाल ही में इस क्षेत्र में तैनात किया गया था, पास के चौराहे पर ट्रैफिक नियंत्रित करने की ड्यूटी पर थी। असामान्य ट्रैफिक जाम को देखते हुए उसने तुरंत अपनी टीम को कारण की जांच करने के लिए संकेत दिया। शव यात्रा का काफिला बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल का पालन किए चौराहे से गुजरने लगा। आसपास के लोग परेशान हो गए। मोटरसाइकिलें चल नहीं पा रही थीं और कारें लगभग 2 किलोमीटर तक फंसी हुई थीं। काफिले में शामिल एक 16 सीटर वैन जो शोक मनाने वालों को ले जा रही थी, अशोक विहार तिराहे पर एक महिला से सीधे टकरा गई, जो अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। बच्चा बस चीख चीख कर रो रहा था। दुर्घटना करने वाली गाड़ी रुकी नहीं, बल्कि ऐसे चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो और आगे के काफिले में विलीन हो गई। लोगों ने चिल्लाकर गाड़ी का नंबर नोट करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बहुत अराजक था। पुलिस कंट्रोल रूम 112 से सूचना मिलने पर मीरा सिंह ने तुरंत शव यात्रा के काफिले को जांच के लिए चौराहे पर रुकने का आदेश दिया, लेकिन जो हुआ वह सबसे अप्रत्याशित था। मीरा सबसे आगे वाली गाड़ी के पास गई और ड्राइवर को खिड़की नीचे करने का इशारा किया। ड्राइवर ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कुछ नहीं कहा। पीछे की सीट से एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने सफेद शोक वस्त्र पहने थे और एक सफेद कमीज पहनी थी, दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। उसने सीधे मीरा के चेहरे पर उंगली उठाते हुए कहा, तुम जानती हो यह किसका जनाजा है जो रास्ता रोकने की हिम्मत कर रही हो? मीरा ने शांति से कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन आपके काफिले ने पीछे एक गंभीर दुर्घटना की है। हमें जांच में सहयोग की आवश्यकता है। तुरंत काफिले से कई लोग नीचे उतर आए, जिनमें से अधिकांश ने सफेद शोक वस्त्र पहने थे और चिल्ला रहे थे, पार्षद के बेटे का जनाजा है और तुम उसे भी नहीं बख्श रही हो। तुम नई नवेली लड़की हो और गाड़ियां रोकने चली हो। मैं ऊपर फोन करके तुम्हारी नौकरी खत्म करवा दूंगा। मीरा ने फिर भी अपनी आवाज शांत रखी। यहां सभी को कानून का पालन करना होगा। एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो मुझे रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। तनाव बढ़ गया। कुछ लोगों ने इस बहस का लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। बाद में एक छोटा वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें किसी को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, इस छोटी लड़की को डर नहीं लगता। देखो, शर्मा जी का बेटा मर गया है और यह उसे भी परेशान करने की हिम्मत कर रही है। दुर्घटना करने वाला व्यक्ति पार्षद का दूसरा बेटा था। एक पुलिस जीप सायरन बजाते हुए आई। उसमें से सब इंस्पेक्टर कुमार उतरे। उन्होंने मीरा को जल्दी से रिपोर्ट दी कि जिस महिला को टक्कर मारी गई थी, उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। गवाहों ने पुष्टि की कि दुर्घटना करने वाली गाड़ी शव यात्रा के काफिले का हिस्सा थी। ड्राइवर शर्मा जी का दूसरा बेटा था। यह जानकारी सड़क के बीच में एक बम की तरह फटी। मीरा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें उसे गाली दे रहे लोगों के समूह पर गईं। हर किसी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। मीरा ने अपनी टीम को इशारा किया, गाड़ी और ड्राइवर का पता लगाएं और संबंधित व्यक्ति को तुरंत मुख्यालय में बुलाएं। शव यात्रा के काफिले में से एक युवक चुपके से पीछे हटने लगा। भीड़ में गायब होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, 2 पुलिस अधिकारियों ने उसे रोक लिया। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम शर्मा था, केंद्रीय वार्ड के पार्षद का दूसरा बेटा। पकड़े जाने पर भी विक्रम घमंडी बना रहा। मैं अपने भाई के जनाजे में जा रहा था और तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। मैं बाद में खुद आत्मसमर्पण कर दूंगा। लेकिन पुलिस टीम ने उसे जाने नहीं दिया।
उसे मौके पर ही हथकड़ी लगा दी गई और सैकड़ों राहगीरों और शोक मनाने वालों की हैरान आंखों के सामने विशेष वाहन में बिठा दिया गया। एक महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा केंद्रीय वार्ड पार्षद के बेटे के शव यात्रा के काफिले को रोकने और फिर पार्षद के दूसरे बेटे को भीड़ के बीच हथकड़ी लगाने की खबर सोशल मीडिया पर तूफान की तरह फैल गई। 24 घंटे से भी कम समय में व्यक्तिगत प्रोफाइल से लेकर स्थानीय समूहों और ऑनलाइन मीडिया तक सभी का ध्यान इस दुर्लभ घटना पर केंद्रित हो गया। जब जनता दो विपरीत विचारों में बंटी हुई थी, एक पक्ष महिला पुलिस अधिकारी की सख्त कार्रवाई का समर्थन कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष उसे मृतक के प्रति असंवेदनशील बताकर आलोचना कर रहा था। तब जांच एजेंसी ने एक बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी, क्योंकि टक्कर के बाद 38 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई थी और वह अपने पीछे एक 5 साल की बेटी छोड़ गई थी। मामला तुरंत गंभीर परिणामों वाली यातायात से संबंधित आपराधिक जांच में बदल गया। पार्षद के दूसरे बेटे को पुलिस ने तत्काल तलब किया। अगले दिन जिला पुलिस मुख्यालय में पार्षद के दूसरे बेटे विक्रमा शर्मा को बयान के लिए बुलाया गया। विक्रम 26 साल का था, विदेश में पढ़ा था, लेकिन स्नातक नहीं कर सका और फिर देश लौटकर शहर के केंद्र से कुछ किलोमीटर दूर एक आलीशान विला में अपने घर में रह रहा था। प्रारंभिक रिकॉर्ड के अनुसार विक्रम के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसका लाइसेंस 1 साल पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक लोक सेवक के काम में बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। इस जानकारी ने कई लोगों को चौंका दिया। एक व्यक्ति जो गाड़ी चलाने के योग्य नहीं है, वह शहर के बीच में एक शव यात्रा के काफिले में गाड़ी कैसे चला सकता है और किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? पूछताछ कक्ष में विक्रम ने अपना घमंडी रवैया बनाए रखा। मैं अपने भाई के जनाजे में था, मुझे इसका अधिकार है, जांच अधिकारी ने पूछा। क्या तुम जानते हो कि तुमने एक महिला को टक्कर मारकर मार डाला और भाग गए? विक्रम ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे लगा कि यह एक मामूली टक्कर थी, लेकिन गवाहों, पीछे की गाड़ी के डैश कैम और टक्कर के बाद गाड़ी के न रुकने के वीडियो क्लिप ने विक्रम को कोई बहाना बनाने का मौका नहीं दिया। जांच एजेंसी ने पुष्टि की कि यह केवल एक सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 के तहत सड़क यातायात में भाग लेने के नियमों का उल्लंघन करके मौत का कारण बनने के अपराध के संकेत थे। अंतिम संस्कार और बड़े बेटे की असामान्य मृत्यु से अजीब संकेत। जब जांच घातक दुर्घटना के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो जांच टीम के भीतर एक और मुद्दा सामने आया। बड़े बेटे रोहन शर्मा की मौत में कुछ असामान्य संकेत थे। प्रारंभिक मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार रोहन 29 शर्मा जी के स्वामित्व वाली एक निर्माण कंपनी का उप निदेशक था और उसकी मृत्यु रात में एक सड़क दुर्घटना के कारण हुई थी। हालांकि फोरेंसिक रिपोर्ट में गर्दन के पिछले हिस्से में एक बहुत मजबूत रक्त का थक्का दर्ज किया गया था, जो किसी प्रहार के कारण होने का संदेह था, न कि बाइक से गिरने की चोट के कारण। एक सड़क दुर्घटना के कारण गुमनाम जांचकर्ता ने टिप्पणी की, यदि यह व्यक्ति अपनी बाइक से गिरने के कारण दुर्घटना का शिकार हुआ होता तो प्रभाव बल इतना बड़ा नहीं होता कि खोपड़ी के पिछले हिस्से में इतना बड़ा खरोंच पैदा कर सके। दुर्घटना से पहले किसी प्रभाव की संभावना है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल की जांच फिर से शुरू की। महात्मा गांधी मार्ग के साथ लगे सीसीटीवी कैमरों, जहां टक्कर होने का दावा किया गया था, ने रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच किसी भी दुर्घटना को दर्ज नहीं किया, जो कि अस्पताल के प्रमाण पत्र के अनुसार रोहन की मृत्यु का समय था। इतना ही नहीं, श्मशान घाट के पास रहने वाले लोगों ने, जहां रोहन का अंतिम संस्कार आयोजित किया गया था, आश्चर्यजनक जानकारी प्रदान की। कब्रिस्तान के गेट के पास पानी बेचने वाली एक महिला ने कहा, मैंने देखा कि जिस दिन शव को श्मशान घाट में लाया गया था, कोई असामान्य रूप से रो रहा था और चिल्ला रहा था। एक सूट पहने हुए आदमी ने जोर से कहा, बस यह सुनिश्चित करो कि यह बात बाहर न जाए। उस समय देर रात थी, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शक्तिशाली पार्षद का परिवार, संघर्ष और विशेषाधिकार। राकेश शर्मा का परिवार लंबे समय से इस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। वार्ड पार्षद होने के अलावा शर्मा जी के व्यापारिक और स्थानीय सरकारी हलकों में भी व्यापक संबंध थे। उनकी पत्नी एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं और उनके 3 बेटे रोहन, विक्रम और सबसे छोटा साहिल, सभी को क्षेत्र की सुनहरी पीढ़ी के रूप में जाना जाता था।
हालांकि परिवार के विला के पास रहने वाले लोगों ने बहुत अलग कहानियां सुनाई। एक पड़ोसी ने कहा, वह घर अमीर है लेकिन वहां हमेशा चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दो बड़े बेटे हर समय लड़ते रहते थे। एक बार विक्रम ने अपने भाई की कार का शीशा तोड़ दिया और कहा, मैं असली बेटा हूं, तुम्हारी तरह कंपनी का बेटा नहीं। यह टिप्पणी भाइयों के बीच एक सामान्य झगड़े की तरह लग सकती थी, लेकिन जब इसे व्यक्तिगत रिकॉर्ड के साथ जोड़ा गया तो जांच टीम ने पाया कि शर्मा जी और उनके बड़े बेटे रोहन शर्मा के बीच वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं थे। संभावना थी कि रोहन उनका असली बेटा नहीं था, बल्कि शर्मा जी की पत्नी की पिछली शादी से हुआ बेटा था। यह जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई थी। यदि यह सच था तो विक्रम और रोहन के बीच संघर्ष का एक गहरा आधार था, खासकर जब परिवार की निर्माण कंपनी, जिसका नाम रोहन के नाम पर था, को शहर से एक बड़ा ठेका मिलने वाला था। एक जांचकर्ता ने कहा, अगर रोहन नहीं मरता तो पूरी संपत्ति उसके हाथ में चली जाती। विक्रम के पास कुछ नहीं होता, मकसद काफी बड़ा है। महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और गुप्त दबाव। जब जुमे बात था तो बात हरा में जांच चुपचाप आगे बढ़ रही थी तो शव यात्रा के काफिले का सामना करने वाली मीरा सिंह पर कई तरफ से भारी दबाव पड़ने लगा। उसे लगातार अपने वरिष्ठों के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। घटना की सुबह उसके हर कार्य की जांच की गई और कुछ गुमनाम 2 से मेरा सिंह बरमे थी जांच की 2 से जांच लहले शिकायतें सामने आने लगीं, जिसमें कहा गया कि वह मृतकों के प्रति असंवेदनशील थी, अंतिम संस्कार में अराजकता पैदा की और अनुचित व्यवहार किया। हालांकि लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो के लिए धन्यवाद, जिसमें दिखाया गया था कि मीरा सिंह हमेशा शांत रही, किसी का अपमान नहीं किया और हमेशा उचित भाषा का इस्तेमाल किया। आंतरिक मामलों की एजेंसी ने इन शिकायतों को खारिज कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर वह उस समय वहां नहीं होती तो अपराधी शायद भाग जाता। गलती शव यात्रा के काफिले को शहर की सड़कों पर इस तरह चलने देने की थी, न कि उस पुलिस अधिकारी की। मीरा की दृढ़ता ने कई लोगों को प्रभावित किया, लेकिन उसके पीछे उसे आधी रात को अजीब फोन कॉल आने लगे, धमकियां, गालियां और यहां तक कि किसी ने उसे संदेश भेजा, अपने काम से काम रखो और दूसरों के मामलों में दखल मत दो, अगर तुम उस जनाजे की तरह विदा नहीं होना चाहती। उसने चुपचाप अपने वरिष्ठों को सूचित किया और जांच टीम के साथ सहयोग करना जारी रखा। यह केवल कानून की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सिद्धांतों पर टिके एक युवा व्यक्ति और एक गुप्त शक्ति नेटवर्क के बीच की लड़ाई थी। जब पार्षद के दूसरे बेटे द्वारा की गई घातक दुर्घटना की जांच तनावपूर्ण रूप से चल रही थी, तो शहर के फोरेंसिक विज्ञान केंद्र से एक निष्कर्ष ने पूरी जांच टीम को स्तब्ध कर दिया। विस्तृत छवियों के साथ 14 पृष्ठ की रिपोर्ट में दिखाया गया कि बड़े बेटे रोहन शर्मा की मौत पूरी तरह से एक सड़क दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी। हालांकि बाहर से बहुत सारे असामान्य संकेत नहीं थे, लेकिन आंतरिक अंगों के सूचकांक, चोट के तंत्र और विशेष रूप से गर्दन के पीछे स्थानीयकृत रक्त के थक्के के माध्यम से फोरेंसिक विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि टक्कर से पहले पीड़ित को एक कठोर वस्तु से सिर पर चोट लगने की संभावना थी। दूसरे शब्दों में, यह व्यक्ति दुर्घटना का दृश्य बनाए जाने से पहले ही मर चुका हो सकता था। तुरंत जांच टीम ने आपराधिक एजेंसी के साथ समन्वय में उस स्थान को फिर से खोलने की कार्यवाही की जहां मूल दुर्घटना होने का दावा किया गया था। लेकिन संदिग्ध बात यह थी कि महात्मा गांधी मार्ग और जवाहरलाल नेहरू रोड के चौराहे पर ब्रेक लगाने, टायर के घिसने या खून के कोई निशान दर्ज नहीं किए गए थे। उस क्षेत्र से रात 11 बजे से 1 बजे के बीच गुजरने वाली गाड़ियों के डैश कैम ने भी वर्णित किसी भी दुर्घटना को रिकॉर्ड नहीं किया था। एक ट्रक जो वहां से गुजरा था, उसने स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया कि सड़क पूरी तरह से सुनसान थी, कोई गिरी हुई मोटरसाइकिल नहीं थी और सड़क के बीच में कोई व्यक्ति नहीं पड़ा था। सवाल यह उठा, यदि रोहन यहां नहीं मरा तो वह कहां मरा और दुर्घटना का दृश्य किसने बनाया? विला के सुरक्षा कैमरों से जांच का विस्तार। अगला बड़ा कदम शर्मा जी के परिवार के विला से सुरक्षा कैमरे के फुटेज निकालना था, जहां रोहन अपने माता, पिता विक्रम और सबसे छोटे भाई साहिल के साथ रहता था। कई अनुरोधों और यहां तक कि एक उच्च स्तरीय आदेश के बाद जांच टीम को कैमरा सिस्टम तक पहुंचने की अनुमति दी गई। हालांकि घटना की रात का डेटा 2 घंटे के लिए काट दिया गया था।
10:30 बजे से 12:30 बजे तक, ठीक उसी समय जब रोहन को मृत पाया गया था। जब इस बारे में पूछा गया तो शर्मा जी ने समझाया, शायद सिस्टम में कोई खराबी थी, मेरा रिकॉर्डर पुराना और अस्थिर है। इस स्पष्टीकरण ने जांच टीम को संदिग्ध बना दिया, क्योंकि उसी प्रकार के रिकॉर्डर ने पहले और बाद के दिनों में सामान्य रूप से रिकॉर्ड किया था। मामला छवि डेटा के साथ छेड़छाड़ के संदेह की ओर मुड़ गया। उसी समय एक कैमरा सिस्टम रखरखाव कर्मचारी जो पहले विला में आया था ने स्वेच्छा से पुलिस से संपर्क किया। उसने जानकारी दिनों देख ली। मुझे अंतिम संस्कार से पहले सिस्टम की जांच करने के लिए बुलाया गया था। घर में सबसे छोटे भाई साहिल नाम के एक व्यक्ति ने मुझे एक यूएसबी दी और कहा, भाई कृपया इस हिस्से को हटा दो, क्योंकि मेरे पिता नहीं चाहते कि भाइयों के दुखद झगड़े की छवियां रहें। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे 2 गुना भुगतान किया, मैंने ज्यादा नहीं पूछा। जांच टीम ने तुरंत साहिल नाम के व्यक्ति शर्मा जी के सबसे छोटे बेटे की तलाश शुरू कर दी। हालांकि दोष साबित करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं था, लेकिन छोटे छोटे सुराग धीरे धीरे एक अस्थिर परिवार के भीतर की एक जटिल तस्वीर बना रहे थे। बड़े बेटे की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल और पहले की धमकियां। रोहन शर्मा की व्यक्तिगत फाइल की जांच करते समय जांच टीम ने पाया कि पिछले 6 महीनों में उसने धमकी भरे संदेशों के लिए स्थानीय पुलिस को 2 बार रिपोर्ट की थी। एक बार एक गुमनाम संदेश था जिसमें कहा गया था, बेहतर होगा कि तुम कंपनी छोड़ दो अगर तुम जीना चाहते हो। एक और बार रोहन की मोटरसाइकिल की सीट को एक हाथ से लिखे नोट के साथ काट दिया गया था, यह संपत्ति तुम्हारी नहीं है। रोहन ने एक रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन विशिष्ट सबूतों की कमी के कारण मामला बंद कर दिया गया था। हालांकि अब यह पुराना सबूत अपराध के मकसद के लिए एक तार्किक टुकड़ा बन गया था। क्या मकसद? यह संपत्ति विरासत और परिवार की कंपनी में नेतृत्व की स्थिति पर विवाद था, और 2021 में नोटरीकृत वसीयत के अनुसार यदि रोहन की मृत्यु हो जाती तो पूरी संपत्ति विक्रम और साहिल के बीच समान रूप से विभाजित हो जाती। एक नौकरानी का आश्चर्यजनक बयान। एक और मोड़ शर्मा जी के परिवार के विला में लंबे समय से काम करने वाली नौकरानी शांति देवी से आया। सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बाद शांति ने खुलासा करने की हिम्मत की। उस रात रोहन साहब घर आए थे, लेकिन लगभग 10 बजे के बाद मैंने लिविंग रूम में एक बड़े झगड़े की आवाज सुनी। विक्रम साहब की आवाज कह रही थी, यह मत सोचो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर एक गिलास टूटने की आवाज आई। मैं इतनी डर गई कि मैंने बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। लगभग 11 बजे मैंने कुछ लोगों को एक कंबल में लिपटी कोई बड़ी चीज बाहर ले जाते देखा। उस समय देर रात थी, इसलिए मैं सोने चली गई। अगली सुबह जब मैंने सुना कि रोहन साहब की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो मैं कांप गई। ये बयान एक प्रतिष्ठित परिवार के तथाकथित सभ्य अंतिम संस्कार पर सीधे प्रहार की तरह थे। पुलिस को विक्रम और घर के एक या अधिक लोगों द्वारा रोहन की हत्या करने और फिर अपराध को छिपाने के लिए एक दुर्घटना का दृश्य बनाने की उच्च संभावना का संदेह था। साथ ही जनता और अधिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए एक भव्य अंतिम संस्कार का उपयोग करने का भी। कानून और युवा महिला पुलिस अधिकारी की दृढ़ता। इस पूरे समय में मीरा सिंह, वह महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जिसने उस दिन शव यात्रा के काफिले को रोका था, चुपचाप अपना काम करती रही। हालांकि शर्मा परिवार लगातार उसे स्थानांतरित करने की मांग करते हुए याचिकाएं भेज रहा था, और यहां तक कि यह भी जानकारी थी कि वरिष्ठों को खुश करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कई सहकर्मियों और उसके थान कार्रवाई की जानी चाहिए। एक सन्ने पात कर्मी हो, एक सहकर्मियों पद्दीस आने के लिए जसनखार करते हुए प्रत्यक्ष कमांडर के समर्थन के कारण मीरा को उसकी स्थिति पर बनाए रखा गया। एक आंतरिक ज्ञापन प्रसारित हुआ जिसमें लिखा था, सब इंस्पेक्टर मीरा ने उचित परिचालन प्रक्रियाओं का पालन किया। एक संवेदनशील स्थिति में उनकी निर्णायक कार्रवाई ने वर्तमान जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान करने में योगदान दिया। जब पूछा गया कि उसने इतने बड़े दबाव के बीच खड़े होने की हिम्मत कैसे की, तो उसने बस संक्षेप में उत्तर दिया, मैं नहीं चाहती थी कि एक मृत व्यक्ति को भुला दिया जाए और एक जीवित व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जाए। अभियोजन की तैयारी, कई तरफ से दबाव। जांच टीम ने एक संगठित हत्या के मामले में आरोप पत्र दायर करने की सिफारिश की।
संदिग्धों में विक्रम शर्मा, दूसरा बेटा जो हिरासत में था, साहिल शर्मा, सबसे छोटा बेटा जिसमें कैमरा डेटा हटाने में शामिल होने के संकेत थे, और राकेश शर्मा, वार्ड पार्षद जिस पर अपराध को छिपाने का संदेह था, शामिल थे। हालांकि ठीक जब एक नए आरोप में विक्रम की तत्काल गिरफ्तारी के लिए वारंट का अनुरोध करने की तैयारी थी, तो शहर स्तरीय इकाइयों के बीच एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। कुछ सूत्रों ने कहा कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से नरम सुझाव थे कि मामले को एक दुर्घटना के स्तर पर रोका जाना चाहिए ताकि अनावश्यक सार्वजनिक राय से बचा जा सके। लेकिन जांच टीम दृढ़ थी कि दो मौतों को चुपचाप नहीं दबाया जा सकता। अंत में जनता और मीडिया के दबाव में पुलिस जांच एजेंसी ने साहिल को हिरासत में ले लिया और साथ ही शर्मा जी को जांच के लिए तलब किया। एक ऐसा कार्य जिसे इस शहर में वार्ड स्तर पर अभूतपूर्व माना गया। जब राकेश शर्मा के परिवार के तीनों महत्वपूर्ण सदस्य, जिसमें वार्ड पार्षद शर्मा जी, दूसरे बेटे विक्रम शर्मा और सबसे छोटे बेटे साहिल शर्मा शामिल थे, संदेह के घेरे में आ गए, तो जांच एजेंसी ने मामले को गंभीर परिणामों वाली यातायात दुर्घटना से संगठित हत्या, दुर्घटना का नाटक और अपराध को छिपाने में बदल दिया। जिला पुलिस मुख्यालय में माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक मामला जो एक युवा महिला पुलिस अधिकारी द्वारा एक शव यात्रा के काफिले को रोकने से शुरू हुआ था, अब वार्ड स्तर पर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया था। हर कोई समझ गया था कि अगर ठोस सबूत नहीं मिले तो यह मामला जल्दी ही चुपचाप दबा दिया जाएगा। सबसे छोटे भाई की तत्काल गिरफ्तारी एक अनजाने में कहे गए वाक्य से सुराग मिला। 16 तारीख की दोपहर को सबसे छोटे भाई 21 वर्षीय साहिल शर्मा के लिए तत्काल गिरफ्तारी वारंट पूरा करने के बाद जांच टीम ने 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। साहिल ने शुरू में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया। हालांकि नौकरानी कैमरा मरम्मत करने वाले और हटाए गए हार्ड ड्राइव से बरामद किए गए डेटा के बयानों का सामना करने पर जांच अधिकारियों ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। विला के गलियारे के कैमरे से निकाला गया एक वीडियो फुटेज, हालांकि धुंधला था, लेकिन स्पष्ट रूप से समय सीमा दिखाता था कि साहिल भूतल पर मौजूद था। ठीक उसी समय जब रोहन और विक्रम के बीच झगड़ा हुआ था, जब इस फुटेज के बारे में पूछताछ की गई तो साहिल ने अनजाने में कह दिया, मैं उन्हें रोकने के लिए नीचे गया था। रोहन भैया के सिर पर मैंने नहीं मारा था। तुरंत जांचकर्ता ने पूछा, किसने कहा कि रोहन के सिर पर मारा गया था? एजेंसी ने अभी तक मौत का कारण घोषित नहीं किया है। तुम्हें कैसे पता? पूरा कमरा शांत हो गया। साहिल का चेहरा पीला पड़ गया। यह एक घातक गलती थी जिसने उसे आगे झूठ बोलने से रोक दिया। एक परिष्कृत हत्या की योजना, एक विवाद को सड़क दुर्घटना में बदलना। साहिल के प्रारंभिक बयान से पुलिस ने उस परिष्कृत हत्या की पूरी पटकथा को फिर से बनाया, जो 12 तारीख की रात को परिवार के विला के अंदर हुई थी, यानी अंतिम संस्कार से 2 दिन पहले। रात 9:30 बजे रोहन और विक्रम ने कंपनी के शेयरों के विभाजन को लेकर लिविंग रूम में तीखी बहस की। रोहन ने मुख्य परिचालन नियंत्रण बनाए रखने पर जोर दिया, जबकि विक्रम को पुनर्गठन योजना से बाहर कर दिया गया था। रात 9:50 बजे विक्रम ने फर्श पर एक कांच का गिलास फेंका और अपने भाई को धक्का देने लगा। हाथापाई के दौरान विक्रम ने जोर से लात मारी, जिससे रोहन गिर गया और उसका सिर पत्थर की मेज के किनारे से टकरा गया और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। रात 10:10 बजे रोहन ने सांस लेना बंद कर दिया। साहिल और विक्रम घबरा गए, लेकिन एम्बुलेंस बुलाने के बजाय उन्होंने अपने पिता शर्मा जी को फोन लोहन करने का फैसला किया। शर्मा जी लगभग 10:30 बजे घर लौटे। रात 10:40 बजे से 12:00 बजे तक तीनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। शर्मा जी ने अपनी राजनीतिक समझ का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई। इसे एक दुर्घटना की तरह दिखना चाहिए। एक मोटरसाइकिल, एक सुनसान सड़क, खून का इंतजाम किया जा सकता है जब तक कि कोई न देखे। रात 12:10 बजे विक्रम और साहिल ने परिवार की कार का उपयोग करके रोहन के शव को एक सुनसान सड़क पर ले गए। एक दुर्घटना का दृश्य बनाया जिसमें मोटरसाइकिल किनारे पर गिरी हुई थी और व्यक्ति गतिहीन पड़ा था। उन्होंने नकली खून के धब्बे बनाने के लिए सूअर का खून भी डाला और फिर विक्रम ने खुद कांपती हुई आवाज में एम्बुलेंस को फोन किया। मेरा भाई एक दुर्घटना का शिकार हो गया है, वह सांस नहीं ले रहा है, कृपया जल्दी आकर मदद करें। पूछताछ कक्ष में टकराव, न्याय और अपराध के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध। साहिल से बयान मिलने के बाद जांच टीम ने विक्रम से पूछताछ की। हालांकि अपने भाई के विपरीत विक्रम बेहद अड़ियल था। उसने लगातार खंडन किया, मैंने यह नहीं
किया वह ईर्ष्या के कारण सब कुछ मुझ पर डाल रहा है। जांच अधिकारी ने सबूत पेश किए। खून से सने जूते की तस्वीर, विक्रम के हाथ पर खरोंच और कूड़ेदान में मिली कमीज पर खरोंच के निशान। विक्रम ने एक ठंडा चेहरा बनाए रखा। किसी ने मुझे मारते हुए नहीं देखा, कोई कैमरा नहीं था, यह सब केवल अनुमान है। जब जांचकर्ता ने पूछा कि जब उसका भाई गिरा तो उसने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई, तो विक्रम चुप रहा। अगर तुम्हारा प्रियजन वास्तव में एक दुर्घटना का शिकार हुआ होता तो तुम एक दृश्य बनाने का विकल्प चुनते या डॉक्टर को बुलाते। विक्रम का चेहरा थोड़ा कांप गया, उसने अपना सिर झुका लिया। एक पल के लिए अपराधबोध स्पष्ट था, लेकिन फिर इतने सालों के अहंकार के कवच के नीचे दब गया। अंत में विक्रम ने इकबालिया बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन साहिल के पूर्ण बयान, फोरेंसिक डेटा और डिजिटल सबूतों की एक श्रृंखला के साथ पुलिस ने हत्या अपराध को छिपाने, एक लोक सेवक के काम में बाधा डालने और शव का अपमान करने के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज करने का फैसला किया। वार्ड पार्षद छिपाने वाला नेता। सबसे बड़ा सवाल यह था कि केंद्रीय वार्ड के पार्षद राकेश शर्मा की वास्तविक भूमिका क्या थी अपनी रिपोर्ट में। शर्मा जी ने जोर देकर कहा, मैंने केवल सुना कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं घर आया। फिर मैंने सुना कि उन्होंने इसे संभाल लिया है। मैं इसमें शामिल नहीं था। लेकिन साहिल के बयान ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि यह उसके पिता थे, जिन्होंने कहा था इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाना होगा। मैं एक भव्य अंतिम संस्कार का आयोजन करूंगा ताकि कोई संदेह न करे। यदि यह कथन सत्यापित हो जाता तो यह शर्मा जी को एक सह अपराधी, अपराध को छिपाने का निर्देश देने वाले व्यक्ति में बदल सकता था। जांच टीम ने तुरंत जांच में सहयोग के लिए पार्षद के पद से निलंबन की सिफारिश की। हालांकि मामले को निहित स्वार्थों और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिन्होंने मानवीय आधार पर विचार करने का अनुरोध किया, क्योंकि शर्मा जी ने हाल ही में एक बेटा खोया था। आपराधिक जांच ब्यूरो ने जोर देकर कहा कि एक पद पर बैठे व्यक्ति जो एक अपराध को छिपाने के लिए एक दृश्य बनाने का निर्देश देता है, उसे एक उदाहरण स्थापित करने के लिए और भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, जिसने पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने वाली चाबी को बचाए रखा। जब सारा ध्यान शर्मा परिवार पर था तो कई लोगों ने उस दिन की युवा महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह की विवादास्पद कार्रवाई को फिर से देखना शुरू कर दिया। अगर उस दिन मीरा सख्त नहीं होती, अगर वह दर्जनों शव वाहनों के काफिले के बीच खड़े होने की हिम्मत नहीं करती, अगर वह तुम जानती हो यह किसका जनाजा है वाले सवाल का सामना करने की हिम्मत नहीं करती, तो शायद हत्यारा मौके पर पकड़ा नहीं जाता। घातक टक्कर को अंतिम संस्कार के बीच एक दुर्घटना के रूप में नजरअंदाज कर दिया जाता और बड़े भाई की हत्या की पूरी योजना हमेशा के लिए दफन हो जाती। जब मीडिया ने साक्षात्कार लिया तो मीरा ने बस इतना कहा, मैंने कुछ भी असाधारण नहीं किया, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हर कोई पीछे नहीं हटता तो न्याय को सत्ता द्वारा दबाया नहीं जाएगा। वर्दी में एक युवा लड़की की छवि चमत्कार, जो एक भव्य शव यात्रा के काफिले के बीच सीधी खड़ी थी, अब दृढ़ता, सिद्धांत और साहस का प्रतीक मानी जाती है। एक ऐसे संदर्भ में जहां कई गुप्त ताकतें न्याय के तराजू को झुकाने की कोशिश कर रही हैं। 14 जून को शहर की अदालत ने केंद्रीय वार्ड में हुई हत्या दुर्घटना का नाटक और अपराध को छिपाने के मामले में पहली सुनवाई आधिकारिक तौर पर शुरू की। इस मामले ने जनता को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि इसने न केवल 2 मौतें की थीं, बल्कि शहर के बीच में गंभीर ट्रैफिक जाम भी पैदा किया था। जब दर्जनों शव वाहन केवल एक असामान्य रूप से मृत व्यक्ति को विदाई देने के लिए सड़क पर भीड़ लगा रहे थे। अदालत में शहर के अंदर और बाहर के सैकड़ों पत्रकार मौजूद थे। दर्शक दीर्घा भरी हुई थी। लोग सुनवाई देखने के लिए अदालत के गेट के बाहर भीड़ दराहाम ले में लगा रहे थे। अभियुक्तों की बेंच पर एक ही उपनाम वाले 3 नाम थे, विक्रम शर्मा, दूसरा बेटा साहिल शर्मा, सबसे छोटा बेटा, और राकेश शर्मा, वार्ड पार्षद 2 अभियुक्तों के पिता। वह व्यक्ति जो अभियुक्तों की बेंच पर भी होना चाहिए था, रोहन शर्मा, पहले से ही कब्र में था। एक स्मारक तस्वीर चुपचाप अदालत कक्ष के एक कोने में रखी गई थी। प्रिया वर्मा की तस्वीर के बगल में वह महिला जिसे शव यात्रा के काफिले के दौरान एक शव वाहन ने कुचलकर मार डाला था। आधिकारिक आरोप पत्र संपत्ति के लिए संगठित हत्या।
सरकारी वकील ने लगभग 40 मिनट तक आरोप पत्र पढ़ा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अभियुक्त विक्रम शर्मा और साहिल शर्मा ने अपने भाई रोहन शर्मा की जान लेने के लिए मिलकर साजिश रची थी, जिसका कारण खैरामिन कंस्ट्रक्शन कंपनी की विरासत को लेकर विवाद था। दोनों अभियुक्तों के कार्यों ने एक क्रूर, संगठित, गणनात्मक और योजनाबद्ध प्रकृति का प्रदर्शन किया, जिसका उद्देश्य जांच एजेंसियों और जनता को धोखा देना था। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने शर्मा जी को भी एक शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति के रूप में नामित किया। शर्मा जी ने न केवल घटना की रिपोर्ट नहीं की, बल्कि जानबूझकर एक झूठा दृश्य बनाने, अपने बेटों के आपराधिक कृत्यों को छिपाने का निर्देश दिया। यह एक गंभीर परिस्थिति थी, जो कानून का गंभीर उल्लंघन था। पीड़ित पक्ष के वकील प्रिया के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए उस महिला जिसे शव वाहन ने कुचलकर मार डाला था, ने भी अदालत से 75 लाख रुपए के नागरिक मुआवजे का आदेश देने का अनुरोध किया, जिसमें अंतिम संस्कार की लागत, मानसिक पीड़ा और जीवित बची 5 साल की बेटी के लिए गुजारा भत्ता शामिल था। अदालत में बयान, आंसू, स्पष्टीकरण और बहाने। पूछताछ के दौरान अभियुक्त विक्रम, जिसने दुर्घटना करने वाली शव वाहन चलाई थी, ने एक ठंडा रवैया बनाए रखा। उसने कहा, मेरा इरादा मेरे भाई को मारने का नहीं था। यह एक बहस के दौरान एक अनपेक्षित टक्कर थी। दृश्य को नकली बनाने का कारण यह था कि मैं डर गया था कि परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। विक्रम के बचाव पक्ष के वकील ने इस बात पर जोर देकर बचाव करने की कोशिश विक्रम के बचाव पक्ष की कि कोई निश्चित हथियार नहीं था और यह केवल धक्का मुक्की के कारण गैर इरादतन हत्या हो सकती है। हालांकि सरकारी वकील ने इसका खंडन किया। अगर यह गैर इरादतन हत्या थी तो अभियुक्तों ने अधिकारियों को क्यों नहीं सूचित किया? उन्होंने कैमरे क्यों हटाए, एक झूठा दृश्य क्यों बनाया और एक भव्य अंतिम संस्कार का आयोजन क्यों किया, जैसे कि वे कुछ छिपाना चाहते हों? जिस व्यक्ति ने पूरे अदालत कक्ष को चुप करा दिया वह शर्मा जी थे। गवाही के कटघरे में वह व्यक्ति जो कभी वार्ड का नेता था, गला भर कर बोला, मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी दूर चली जाएंगी। मैं केवल अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाना चाहता था। मैंने एक बेटा खो दिया, अब मैं दोनों को खो सकता हूं। मुझसे गलती हो गई। हालांकि अदालत ने उस बहाने को कम करने वाली परिस्थिति के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक न्यायाधीश ने कहा, आप गलत नहीं थे क्योंकि आप अपने बेटे को खोने से दुखी थे। आप गलत थे क्योंकि आपने एक हत्यारे को बचाने का विकल्प चुना जो आपका दूसरा बेटा था। विशेष गवाह, महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और कानून की मंजूरी। अदालत ने गवाह सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह को बुलाया। वह महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जिसने सीधे शव यात्रा के काफिले को रोका था। जब पूछा गया कि उसने ऐसी संवेदनशील स्थिति में इतना कठिन निर्णय लेने की हिम्मत कैसे की, तो मीरा ने शांति से उत्तर दिया, जब मैंने देखा कि शव यात्रा का काफिला सड़क पर फैल गया है, एक गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी है और हिल नहीं रही है, जिससे पूरी लाइन में जाम लग गया है, तो मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। फिर एक बहस हुई और फिर एक अधिकारी ने आकर बताया कि एक शव वाहन द्वारा की गई दुर्घटना में एक पीड़ित की मौत हो गई है। मुझे वाहन के चालक को रोकना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि वे कौन थे। मैंने केवल देखा कि वह एक दुर्घटना करने वाला ड्राइवर था और भागने के संकेत दे रहा था। अदालत ने बाद में मीरा सिंह के उचित, पेशेवर और निर्णायक व्यवहार को मान्यता दी। इसे मामले को शुरू से ही सुलझाने में मदद करने वाली एक परिस्थिति के रूप में देखा और आधिकारिक फैसले के रिकॉर्ड में उसकी प्रशंसा की। फैसला सख्त कानून के अनुसार, कोई नरमी नहीं। 2 दिनों की सुनवाई के बाद 15 जून की शाम 5 बजे आधिकारिक फैसला सुनाया गया। पूरे अदालत कक्ष में जैसे सांसें थम गई थीं। विक्रम शर्मा को हत्या के लिए 20 साल, अपराध छिपाने के लिए 5 साल और यातायात नियमों का उल्लंघन करके मौत का कारण बनने के लिए 2 साल की जेल, कुल 27 साल की कैद। साहिल शर्मा को हत्या में सह अपराधी और अपराध छिपाने के लिए 18 साल की जेल। राकेश शर्मा को अपराध छिपाने, कानून में बाधा डालने के लिए, अपने पद का दुरुपयोग करने और अपराध की सूचना न देने के लिए 10 साल की जेल। इसके अलावा तीनों अभियुक्तों को पीड़ित प्रिया के परिवार को 75 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। वह महिला जिसे शव वाहन ने कुचलकर मार डाला था। समाज में बाद के झटके छोड़े गए, प्रश्न मामला बंद हो गया। लेकिन इसके बाद के झटके अभी भी बने हुए हैं। लोग अभी भी यह सोचकर हैरान थे कि एक परिवार जो कभी पड़ोस का एक आदर्श उदाहरण था,
जिसके पास पद, पैसा और आवाज थी, उसमें हत्या की साजिश, संपत्ति के लिए संघर्ष और एक दूसरे को बचाने की भावना भी थी। कई सवाल उठाए गए। कितने अन्य शक्तिशाली परिवार अपने विला के फाटकों के पीछे क्या छिपा रहे हैं? कितनी मौतों को पहले दुर्घटना का लेबल दिया गया था जो वास्तव में अपराध थे, और अगर उसमें काम थे? दिन वह युवा महिला पुलिस अधिकारी बहादुरी से खड़ी नहीं होती तो कितने सच दफन हो जाते उपसंहार जो पीछे रह गए। और एक और कहानी। मुकदमे के बाद सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह को समय से पहले पदोन्नति के लिए प्रस्तावित किया गया और कई इकाइयों ने उसे अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उसने उसी क्षेत्र की ट्रैफिक पुलिस टीम में रहना चुना जहां उसने स्नातक होने के बाद से शुरुआत की थी। उसने एक साक्षात्कार में कहा, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मैं बस सही काम करना जारी रखना चाहती हूं, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन किसी और को मेरी जरूरत पड़े कि मैं उस दिन की तरह खड़ी रहूं। कुछ लोग अभी भी उसकी आलोचना करते हैं कि उसने उपलब्धि हासिल करने के लिए सख्ती दिखाई, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसका समर्थन किया। अगर वह सख्त नहीं होती तो कौन होता? कानून हमेशा समय पर मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन साहस एक पूरे मामले को बदल सकता है। कमेंट में जरूर बताना कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब हमेशा सुरक्षित, स्वस्थ और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प की बाती कहानी है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि हम सब भी उसे पढ़ सकें।